इतिहास गवाह है जुर्म के उस किताब की जिसमें दर्ज हैं कुछ ऐसे भयानक हैवानों की हैवानियत की दास्तां जिसे सुनकर हम आज भी दहले। इसी किताब के पन्ने पर लिखा है अमेरिका के इतिहास के अब तक के सबसे खूंखार सिविल किलर और रेपिस्ट टेड बंडी का नाम। टेड बंडी ने कितनी महिलाओं और बच्चियों को मारा कि उसकी पूरी संख्या किसी के पास नहीं। इस हत्यारे के रहस्य जितने गहरे हैं उसके द्वारा किए गए क्राइम उतने ही भयानक। 1974 की गर्मियों के दौरान पुलिस दहशत में थी। वॉशिंगटन और ओरेगन के कॉलेजों से युवा महिलाएं खतरनाक दर से गायब हो रही थी और स्टेट पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी कि इसके पीछे कौन है। 6 महीने के अंदर 6 महिलाओं का अपहरण किया जा चुका था। जेनिस एन ऑट और डेनिस मैरी को सम्मासी स्टेट पार्क के एक भीड़ भरे नदी के तट से दिन के उजाले में गायब हो जाने पर इलाके में दहशत चरम पर पहुंच गई। लेकिन आखिर में सबसे साहसिक अपहरण के मामले ने अपना वास्तविक ब्रेक दिया। जिस दिन ओट और डेनिस गायब हुई थी उस दिन कई अन्य महिलाओं को याद आया कि एक आदमी ने उनसे संपर्क किया, जिसने उनसे अपनी कार में बैठे बैठे उनको लुभाने की कोशिश की थी और असफल रहा था। उन्होंने अधिकारियों को एक आकर्षक युवा के बारे में बताया। उन्होंने अधिकारियों को यह भी बताया कि वो एक भूरे रंग की फॉक्सवैगन बीटल से था और उसने खुद का नाम टेड बताया था। पुलिस ने जनता के लिए इस विवरण को जारी कर दिया, जिसके बाद पुलिस को 4 लोगों ने संपर्क किया और सभी ने एक ही सिएटल निवासी की पहचान की जिसका पूरा नाम टेड बंडी था। इन चारों लोगों में टेड बंडी की एक्स गर्लफ्रेंड, उसका एक करीबी दोस्त, उसके साथ काम करने वाला एक सहकर्मी और एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर शामिल था जिन्होंने कभी टेड को पढ़ाया होगा। लेकिन पुलिस के पास और भी कई टिप्स आ रहे थे और वो इनपुट से भर गई थी, जिसके कारण उन्होंने टेड बंडी को एक संदिग्ध के रूप में मानने से खारिज कर दिया, यह सोचकर कि यह संभावना नहीं है कि कोई वयस्क जिस पे कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जो खुद एक कानून का छात्र है, वो अपराधी हो सकता है। वह पुलिस के प्रोफाइल में फिट नहीं हो रहा था। पुलिस को कोई आइडिया नहीं था कि उन्होंने किसे अनदेखा किया है। पुलिस के ऐसे निर्णयों के कारण टेड अपने जानलेवा करियर के दौरान कई बार लाभान्वित हुआ और इतिहास के सबसे कुख्यात सीरियल किलर के रूप में खुद का नाम इतिहास में लिखवा दिया। उसने केवल 1970 के दशक में ही 7 राज्यों में कम से कम 30 पीड़ितों को मारा। एक समय के लिए उसने सभी को बेवकूफ़ बनाया। पुलिस वाले जो उस पर शक नहीं करते थे, जेल पुलिस जिनकी सुविधा से वह बच जाता था, जिन महिलाओं से उसने छेड़छाड़ की थी और यहाँ तक कि उसकी पत्नी जिसने उसके पकड़े जाने के बाद उससे शादी की थी। आप सोच ही सकते हैं वो कितना शातिर होगा। उसके साथ जो भी लोग थे उसने उन सबको बेवकूफ़ बना रखा था। टेड बंडी ने खुद को संबोधित करते हुए एक बार कहा था, आई एम द मोस्ट कोल्ड हार्टेड सन ऑफ अ बिच यू विल एवर मीट। टेड बंडी का जन्म 24 नवंबर 1946 में बर्लिंगटन के वर्मोंट में हुआ था। उसकी मां का नाम एलेनोर लुइस था और उसके पिता की जानकारी अज्ञात है। उसके नाना नानी ने अपनी बेटी के शादी से पहले मां बनने की बात से शर्मिंदा थे और इस कारण उन्होंने टेड को अपने बच्चे के रूप में पाला। अपने पूरे बचपन में वो अपनी मां को अपनी बहन की तरह मानता था। उसके नाना नियमित रूप से टेड और उसकी मां दोनों को ही पीटते थे, जिसके कारण वो अपने बेटे के साथ घर छोड़कर भाग निकले और टेमैको वॉशिंगटन में अपने चचेरे भाई के साथ रहने लगे। जब टेड 5 साल का था वहाँ एलेनोर की मुलाकात एक अस्पताल के कुक जॉनी बंडी से हुई और उन्होंने शादी कर ली, जिसके बाद औपचारिक रूप से जॉनी ने युवा टेड बंडी को गोद ले लिया और उसे अपना सरनेम दिया। बंडी अपने सौतेले पिता को नापसंद करता था। वो कोई मौका नहीं छोड़ता था उसे नीचा दिखाने का। वो अपनी दोस्त और गर्लफ्रेंड्स को बताता कि उसके सौतेले बाप बेकार हैं और वो ज़्यादा पैसा भी नहीं कमाते। बंडी के शेष बचपन के बारे में निश्चित रूप से कुछ और ज्ञात नहीं है, क्योंकि उसने विभिन्न जीवनीकारों को अपने प्रारंभिक वर्षों के बारे में अलग अलग विवरण दिया है, जिसके कारण कुछ भी ठोस नहीं। सामान्य तौर पर उसने एक सामान्य जीवन का वर्णन किया है जो गहरी कल्पनाओं से भरा हुआ था, जिसने उसे मानसिक रूप से प्रभावित किया। हालांकि किस हद तक उसने इन कल्पनाओं पर कार्रवाई की यह स्पष्ट नहीं है। टेड ने हमेशा खुद को एक अकेला इंसान बताया जो महिलाओं को स्टॉक करने के लिए रात में सड़कों पर दौड़ता था। उसके हाई स्कूल के कई लोग जिन्हें बंडी याद है, उन्होंने बताया कि टेड काफ़ी फेमस था अपने हाई स्कूल में। उसे लगभग सब जानते थे, वो सबका पसंदीदा था। किसी ने भी उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा कि इतना स्मार्ट, हैंडसम, वेल स्पोकन इंसान बाद में कुछ ऐसा करेगा। टेड बंडी ने 1965 में हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया, फिर पास की यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूगेट साउंड्स में एडमिशन ले लिया। वहाँ उसने सिर्फ 1 साल बिताया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में चाइनीज़ लैंग्वेज की पढ़ाई करने के लिए चला गया। 1967 में थोड़े समय के लिए उसने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, लेकिन जल्द ही वापस साइकोलॉजी मेजर में फिर से एडमिशन ले लिया। अपने स्कूल के छुट्टी के समय के दौरान ईस्ट कोस्ट का दौरा किया, जहाँ उसे पहली बार पता चला कि जिस महिला को वो अपनी बहन मानता था
वह वास्तव में उसकी माँ थी। इसने उसे गहरा झटका दिया। वो मानसिक तौर पर परेशान रहने लगा। इस बीच छुट्टियां खत्म होने पर वो वापस यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन चला जाता है। यहाँ बंडी ने एलिजाबेथ क्लोफर के साथ डेटिंग शुरू की, जो यूटा की एक तलाकशुदा महिला थी, जो कैंपस में ही स्कूल ऑफ मेडिसिन में सचिव के रूप में काम करती थी। बाद में क्लोफर पैसिफिक नॉर्थवेस्ट मर्डर केस में एक संदिग्ध के रूप में पुलिस को बंडी की रिपोर्ट करने वाले लोगों में से एक थी। पुलिस को बंडी का नाम देने वाले 4 लोगों में सिएटल की एक पूर्व पुलिस अधिकारी एना रूल भी शामिल थी, जो लगभग उसी समय बंडी से मिली थी जब वे दोनों सिएटल के सिएटल सुसाइड हॉटलाइन क्राइसिस सेंटर में काम कर रहे थे। एना रूल ने ही टेड बंडी पर एक बायोग्राफी भी लिखी है, द स्ट्रेंजर बिसाइड मी, जिसे टेड बंडी के जीवन को जानने वाले सबसे सटीक में से एक मानते हैं। 1973 में बंडी को यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूगेट साउंड लॉ स्कूल में एडमिशन मिल गया, लेकिन कुछ महीने के बाद ही उसने क्लासेस में भाग लेना बंद कर दिया। फिर 1974 की जनवरी में गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ। टेड बंडी का पहला ज्ञात आक्रमण वास्तविक हत्या नहीं था, बल्कि वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की एक स्टूडेंट और डांसर 18 वर्षीय कैरन स्पार्क पर हमला था। इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि ऐसा क्या हुआ था कि उसने कैरन पर हमला किया, लेकिन उसने किस बेदर्दी से उस पर हमला किया यह सार्वजनिक है। टेड अचानक कैरन के अपार्टमेंट में घुस जाता है और वहीं पड़े बिस्तर के एक फ्रेम से एक मेटल रॉड निकालता है और उस पर वार कर देता है, जिससे कैरन बेहोश हो जाती है। और फिर उसने उसी मेटल रॉड से उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया। इस हमले के कारण कैरन 10 दिन तक कोमा में रही और इस घटना ने उसे अस्थायी विकलांगता के साथ छोड़ दिया। टेड बंडी का अगला शिकार और उसकी पहली पुष्टि की गई हत्या यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की एक अन्य छात्रा लिंडा एन हेले थी। कैरन स्पार्क्स पर हमले के 1 महीने बाद बंडी सुबह सुबह हेली के अपार्टमेंट में घुस गया और उस पर आक्रमण कर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसके शरीर को कपड़े पहनाए और उसे अपनी कार तक ले गया, जिसके बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। लेकिन वर्षों बाद उसकी खोपड़ी का कुछ हिस्सा उन स्थानों में से एक में खोजा गया जहां बंडी ने अपनी शिकार महिलाओं के शरीर को फेंका था। बाद में टेड ने क्षेत्र में महिला छात्रों को निशाना बनाना जारी रखा। उसने एक तकनीक विकसित की। वो कास्ट पहने हुए अन्यथा विकलांग दिखने वाली महिलाओं से संपर्क करता और उन्हें अपनी कार में कुछ सामान डालने में मदद करने के लिए कहता, और अगर वो हेल्प के लिए रेडी हो जाती तो उन्हें कार तक ले जाता और उन्हें कार की डिक्की में जोर जबरदस्ती करके उनका हाथ बांधकर बंद कर देता। फिर बलात्कार करने और मारने से पहले उन्हें बेहोश कर देता। फिर उनके शरीर को जंगल में एक सुनसान स्थान पर फेंक देता। बंडी अक्सर इन साइटों पर पीड़ितों की सड़ती हुई लाशों से यौन संबंध बनाने के लिए दोबारा जाया करता था। कुछ मामलों में बंडी अपने पीड़ितों के सिर काट देता था और उनकी खोपड़ी को अपने अपार्टमेंट में रखता था और उनके पास ही सोता था। बंडी ने एक बार कहा था, द अल्टीमेट पोजीशन वॉज इन फैक्ट द टेकिंग ऑफ लाइफ एंड देन द फिजिकल पोजीशन ऑफ रिमेन्स। मर्डर इज नॉट जस्ट अ क्राइम of lust or violence. It become possession. They are part of you, become a part of you, and you are forever one. The ground where you kill them or leave them becomes scared to you, and you will always be drawn back to them. अब उसके स्टेटमेंट से ये समझ सकते हैं कि वो मानसिक तौर पे कितना विकृत था। बंडी ने प्रशांत नॉर्थवेस्ट में कॉलेज की 5 महिला छात्रों डोना गेल मैनसन, सुसैन एलियन, रॉबर्टा कैथलिन, ब्रेंडा कैरल और जॉर्जिन हॉकिंस का अपहरण कर लिया और उनकी हत्या कर दी। गुमशुदगी की इस हड़बड़ाहट का जवाब देते हुए पुलिस ने एक बड़ी जांच की मांग की और लापता लड़कियों की तलाश में मदद करने के लिए कई अलग अलग सरकारी एजेंसी को सूचीबद्ध किया। इन एजेंसियों में से एक वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी सर्विस थी, जहां टेड ने काम किया था। वहां टेड की मुलाकात कैरल एंड बॉनी से हुई थी, जो 2 बच्चों की 2 बार तलाकशुदा माँ थी, जिसे वो सालों तक ऑन एंड ऑफ डेट करता रहा था क्योंकि उस बीच हत्याएं जारी थीं। इधर अपहरणकर्ता की तलाश जारी थी। पूछताछ में गवाहों ने टेड बंडी और उसकी कार से मेल खाने वाले विवरण प्रस्तुत किए। जब उसके कुछ पीड़ितों के शव जंगल में खोजे जा रहे थे, बंडी को यूटा के लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल गया और वो सॉल्ट लेक सिटी मूव हो गया। वहाँ रहने के दौरान उसने आइडहो में एक हिचहैकर को और यूटा में 4 टीनेज लड़कियों सहित युवती का बलात्कार और हत्या करना जारी रखा। क्लोफर को पता था कि बंडी इस क्षेत्र में मूव हो गया था और यूटा में हत्याओं के बारे में जानने के बाद उसने दूसरी बार पुलिस को अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए बुलाया और बताया कि हत्या के पीछे बंडी का हाथ है। अब टेड बंडी की ओर इशारा करते हुए सबूतों का ढेर बढ़ गया था और जब वॉशिंगटन के जांचकर्ता ने उसका डेटा को कंपाइल किया तो बंडी का नाम संदिग्ध की सूची में सबसे ऊपर दिखाई दिया। लॉ इन्फोर्समेंट की उसमें बढ़ती दिलचस्पी से अनभिज्ञ टेड ने हत्या करना जारी रखा। यहाँ तक कि और अधिक युवा महिलाओं की हत्या करने के लिए वो यूटा में अपने घर से
फ्लोरिडा की यात्रा करता था। अंत में 1975 को सॉल्ट लेक सिटी में ड्राइव करते समय बंडी को पकड़ लिया गया। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो कार में मास्क, हथकड़ी और कई संदेहास्पद सामान मिले। फिर भी यह उसे गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त नहीं था। पुलिस अधिकारी ने महसूस किया कि बंडी पहले की हत्याओं में एक संदिग्ध था और उन्होंने प्लान किया कि इसे निगरानी में रखा जाए। अधिकारी की तरकीब काम आई और उनको एक बड़े सबूत के तौर पर उसकी बीएटल कार मिली, जिसे वो तब से बेचना चाह रहा था। कार की तलाशी के बाद उन्होंने उसमें पीड़ितों में से 3 के मेल खाते हुए बालों की खोज की। इस सबूत के साथ उन्होंने उसे लाइनअप में डाल दिया, जहां उसकी शिनाख्त उन महिलाओं में से एक ने की जिसे उसने अगवा करने की कोशिश की थी। उसे अपहरण और हमले का दोषी ठहराया गया और जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का मामला बनाने का प्रयास किया, लेकिन इधर गिरफ्तारी ने टेड बंडी को लड़कियों को मारने से नहीं रोका। वह जल्द ही अपने जीवन में पहली बार हिरासत से भागने में सफल रहा। 1977 में वह एस्पेन, कोलोराडो में कोर्ट हाउस की एक लॉ लाइब्रेरी से भाग गया। क्योंकि वह अपने स्वयं के वकील के रूप में सेवा कर रहा था, उसको प्रारंभिक सुनवाई में एक ब्रेक के दौरान उसे लाइब्रेरी में जाने की अनुमति दी गई थी। मुख्य रूप से वह अपने मामले से संबंधित कानूनों पर शोध कर सकता था। क्योंकि वह खुद की वकालत खुद कर रहा था, उसे किसी प्रकार की बेड़ियों में भी नहीं रखा गया था, जिस कारण जब उसने मौका देखा तो वह आराम से वहां से भागने में कामयाब रहा। वह लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल की खिड़की से कूद गया। इससे पहले कि गार्ड उसकी जांच करने के लिए वापस आते, वो गायब हो चुका था। उसने एस्पेन माउंटेन की ओर जाने की योजना बनाई, लेकिन संसाधनों की कमी थी और जल्द ही उसने जंगल में गायब होने की अपनी योजना को रद्द कर दिया और एस्पेन वापस आ गया। यहाँ उसने एक कार चुराई, यह सोचकर कि कार से वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर लेगा। लेकिन जिस तेज गति से उसने कार चलाई स्पेन छोड़ने के लिए, उसने ट्रैफिक पुलिस का ध्यान खींचा और पुलिस अधिकारियों ने उसे देख लिया। 6 दिन तक फरार रहने के बाद उसे फिर से पकड़ लिया गया। बंडी का अगला पलायन ठीक 6 महीने बाद जेल कोठरी से था। उसने जेल के नक्शे का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। बंडी ने महसूस किया कि उसकी जेल कोठरी जेल के मुख्य जेलर के रहने वाले क्वार्टर के ठीक नीचे थी। दोनों कमरों को केवल क्रॉल स्पेस की जगह से अलग किया गया था। बंडी ने एक छोटे हेक्सा को प्राप्त करने के लिए एक अन्य कैदी के साथ व्यापार किया, और जब उसके बैरक के साथी कैदी व्यायाम कर रहे होते या स्नान कर रहे होते, तो उसने प्लास्टर की परत के बाद परत को हटाते हुए छत पर काम करना शुरू किया। उसने वहां से निकलने के लिए एक स्पेस बनाया। वह छोटा था, बहुत छोटा, जिस कारण वह वजन कम करने के प्रयास में भी जुड़ गया। जानबूझकर खाना खाने में कटौती करना शुरू कर दी। उसने आगे की योजना बनाई। पिछली बार जब उसका पलायन विफल हुआ था, उसके लिए उसे लगता था कि यह फेल हुआ था क्योंकि वह बाहरी दुनिया में संसाधनों के बिना था। तो उसने इस बार पैसे का एक छोटा सा ढेर छिपा लिया था, जिसे कैरोल ने तस्करी कर जेल में पहुंचाया था। यह वही महिला थी जिसने बाद में जेल में उसे शादी कर ली थी। जब वह तैयार हो गया तो बंडी ने छेद से रेंगते हुए मुख्य जेलर के कमरे में चला गया। उसे खाली पाकर उसने अपने जेल के जंपसूट को नॉर्मल कपड़ों से बदल दिया और जेल के सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया। इस बार वह डगमगाया नहीं। उसने तुरंत एक कार चुराई और फ्लोरिडा के लिए अपना रास्ता बनाते हुए शहर से बाहर निकल गया। बंडी का उद्देश्य लो प्रोफाइल रहना था, लेकिन फ्लोरिडा का जीवन अप्रत्याशित चुनौती पेश कर रहा था। पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ उसे नौकरी नहीं मिली। वह पैसे के लिए चोरी करने लगा। अपने भागने के 2 हफ्ते बाद 15 जनवरी 1978 को बंडी फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में ची ओमेगा सोरोरिटी हाउस में लूट के इरादे से घुस गया। केवल 15 मिनट के भीतर उसने मार्गरेट ब्राउन और लीजा लेवी को यौन उत्पीड़न किया और उन्हें मार डाला। इसके बाद उसने कैथी क्लीनर और कैरन सैंडल पर हमला किया। दोनों को भयानक चोटें आईं, जिसमें जबड़े टूटे हुए थे और दांत लापता थे। जिसके बाद शैरली थॉमसन के अपार्टमेंट में घुस गया, जो कई ब्लॉक दूर रहती थी। उसे उसने इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी सुनने की क्षमता हमेशा के लिए चली गई। 8 फरवरी आ गया और वो अब भी फरार चल रहा था और हत्याएं जारी थी। बंडी ने 12 वर्षीय इम्बरली डायना लिच को उसके मेडिकल स्कूल से अगवा कर लिया और उसकी हत्या कर दी। उसके शरीर को एक पिग फार्म खेत में फेंक दिया। एक बार फिर उसकी लापरवाह ड्राइविंग ने पुलिस का ध्यान खींचा। जब उन्हें पता चला कि उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट एक चोरी की कार पर लगा है, तो उन्होंने उसे खींच लिया और तलाशी के बाद उसकी कार में 3 मृत महिलाओं की आईडी मिली, जिसने उसे एफएसयू अपराधों में जोड़ दिया। उसे तीसरी बार गिरफ्तार किया गया। बंडी ने गिरफ्तारी करने के बाद अधिकारियों से कहा, काश तुमने मुझे मार दिया होता। अपने आगमनी परीक्षण के दौरान टेड बंडी ने अपनी वकीलों के सलाह को नज़रअंदाज किया और अपने स्वयं के बचाव का प्रभार लेते हुए खुद को बर्बाद कर लिया। उसने अपने साथ काम करने वाले को भी हतोत्साहित किया। बंडी को अंततः दोषी ठहराया गया और फ्लोरिडा के रायफोर्ड जेल में मौत की सज़ा सुना दी गई। जब उसका ट्रायल चल रहा था
तभी उसने कैरोल एन बुन के साथ जेल में शादी कर ली थी और वो जल्द ही बाप बनने वाला था। बंडी को आखिरकार 24 जनवरी 1979 को इलेक्ट्रिक चेयर पे करंट लगाकर मार दिया गया। उसकी मौत का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों लोग कोर्ट हाउस के बाहर जमा हो गए। कई लोगों ने पटाखे फोड़े और जश्न मनाया।